नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी क्लासें बड़ी महत्वपूर्ण चली रही है, सभी साथी जुड़े हुए ही हैं और वर्तमान जो पैटर्न है आरपीसी का, आरएसएसबी का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग संपूर्ण क्लास आप तक आई रही है। तो आशा करता हूं कि क्लास को आप अधिक से अधिक साथियों को शेयर करेंगे और चैनल जो है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज अपन देखने वाले मेरे दोस्तों क्या कि आज है सूर्य तप। तो मुख्य रूप से सूर्य तप होता क्या है ना? सूर्य तप क्या होता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख सोर्स क्या है, सूर्य किन तत्वों से बना है, किस तरह की इसकी प्रकृति है, पृथ्वी पर कब ये अधिक तेज चमकता है, कब ये धीमा चमकता है, कहाँ इसकी किरणें सीधी आती है और कहाँ मंद आती है। भी बहुत सारे प्रश्न अपने दिमाग में चल रहे होंगे, तो सभी प्रश्नों का बारी बारी से अपन सोल्यूशन खोजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली कि बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के आशियाना तैयार होता है। तो साथियों थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा बढ़ता है, तो धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप यदि अपन पढ़ेंगे तो एक दिन हमारे पास बहुत बड़ी वोकैबुलरी हो जाएगी और बहुत बड़ा एक ज्ञान संग्रह हो जाएगा, एक भंडार हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। फिर हम किसी भी तरह का यदि कंपटीशन आरपीसी लेती है तो हम बेझिझक उसको क्लियर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में कि हम जरूर सफल होंगे। आज अपन देखने वाले हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जो सौर विकिरण है, सूर्य तप है, पृथ्वी के ऊपर कहां कितना तापमान प्राप्त होता है, कहां कम और कहां ज्यादा प्राप्त होता है, इस बिंदु। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला बिंदु, सूर्य तप है क्या। तो जो इंसोलेशन मुख्य रूप से होता क्या है, सूर्य तप क्या होता है। तो पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य तो है भाई। अपन देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारा ब्रह्मांड है, उसमें तो सूर्य प्रमुख तारा है और वही संपूर्ण जो ग्रह है उन सभी ग्रहों को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो सूर्य के प्रकाश से सभी पिंड चमकते हैं। जैसा कि चंद्रमा है, तो अपन को चंद्रमा, अपन देखते हैं कि जब अपन छोटे थे और उस समय अपने दादी नानी की कहानी की चंदा मामा रात को आता है, उजाला करता है। तो उजाला क्या है, तो उजाला चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है और वहां से जो परावर्तित किरणें अपने पास जो पहुंचती है वो किरणें है, उससे हमें वो प्रकाशमान दिखाई देता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, जैसे कि नार्वे की बात आती है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव प्रकाश किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव प्रकाश किसे कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न है, सबको अपन क्लियर करेंगे बारी बारी से। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही सूर्य तप है, यानी यही सूर्य तप है, यही सौर विकिरण है। इसको सौर विकिरण कह दो चाहे सूर्य तप कह दो, एक ही बात है। सौर विकिरण कह दो चाहे सूर्य तप कह दो, एक ही बात है। यही सौर विकिरण है, यही सूर्य तप है। त्रिवार्था ने बताया कि लघु तरंगदैर्ध्य के रूप में संचालित सौरिक ऊर्जा को सूर्य तप या सौर विकिरण कहा जाता है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, उसकी तरंगदैर्ध्य लघु होती है। लघु तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है कोई एक तरंग होती है, उसके दो शिखरों के बीच की, तो ये तरंग लंबाई जो होती है ना, ये तरंगदैर्ध्य है, तरंग लंबाई। तो तरंग लंबाई जो है यही तरंगदैर्ध्य है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो तरंग होती है उसकी तरंगदैर्ध्य लघु होती है, यानी इसमें जो अपन कहें तो एक तरंग जो होती है उसकी लंबाई इसमें क्या होती है, कम होती है। और यदि पार्थिव विकिरण की बात करेंगे तो उसके अंदर दीर्घ तरंगदैर्ध्य है, तो इसको बोलते हैं, इसमें दो शिखरों के बीच में या दो गर्तों के बीच में होती है वो तरंगदैर्ध्य है या तरंग लंबाई, इसको अपन कहते हैं। तो ये पृथ्वी की पार्थिव विकिरण में दीर्घ होती है, क्योंकि इसमें एक तरंग जो होती है उसके जो शिखर है या उसके जो अनुगर्त है उनके बीच की लंबाई जो होती है वो ज्यादा होती है पार्थिव विकिरण में, और सौर विकिरण में ये लंबाई कम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लघु तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। तो तरंगदैर्ध्य का मतलब है तरंग की लंबाई। सूर्य जो है में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या, बहुत बार है कि सूर्य इतना गर्म क्यों भाई, कैसे यहाँ से इससे ऊर्जा इतनी मिलती होगी, किसमें क्या रखा होगा, कितनी भट्टी इसमें जल्दी होगी, इस तरह के प्रश्न अपने दिमाग में होते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि ये मुख्य रूप से दो तत्वों से बना हुआ है, हीलियम व हाइड्रोजन।
तो हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैसों से ये बना हुआ है। तो हीलियम का हाइड्रोजन में रूपांतरण होता रहता है। यहाँ पे क्या चलती है, एक रासायनिक अभिक्रिया चलती है मेरे दोस्तों। क्या चलती है, रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता रहता है ना। तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन ही मुख्य रूप से एक रासायनिक अभिक्रिया, जिसके तहत क्या होती है, अपार मात्रा में जो ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा जो हमारे पास पहुंचती है ना, वही ऊर्जा जो निर्मुक्त यहाँ होती है, वो हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ना। तो ये अपने को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसी भाग से, इसी अभिक्रिया से, एक रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है। अब देखो सूर्य जो होता है उसकी संरचना कैसी है, उसका आकार कैसा है, तो अपन देखते हैं कि जैसे फोटॉन, कई शब्द इसमें आएंगे। तो सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसको कोरोना कहा जाता है, तो कोरोना से जो ऊर्जा अपने पास पहुंचती है, उस ऊर्जा को अपन उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, फोटॉन शब्द यूज करते हैं। तो फोटॉन क्या है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फोटॉन कहते हैं। दूसरा है फोटोस्फीयर। अब फोटोस्फीयर है ना, चार भाग अपन इसके देखेंगे, जैसे अपन कोर देखेंगे, फोटोस्फीयर के देखेंगे, है ना, इसके अलावा कोरोना देखेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक भाग की अपन चर्चा करेंगे। तो फोटोस्फीयर, सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये सूर्य की कोरोना के अंदर की बात है ना। तो कोरोना की बाहरी सतह सूर्य की जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। और यही वह सतह है जिसके अंदर मुख्य रूप से जो सौर कलंक देखने को मिलता है ना। यही वो सतह है जहां पे छोटे छोटे कण मिलते हैं, जो काफी ऊर्जा प्रदीप्त कण होते हैं, काफी ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। वो कण भी इस भाग में देखने को मिलते हैं। तो ये बारी बारी से अपन प्रत्येक भाग है उसकी अभी डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ग्रेनुअल, जो ग्रेनुअल होते हैं मुख्य रूप से जो फोटोस्फीयर परत जो होती है सूर्य की, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रदीप्त होते हैं, काफी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाले कण होते हैं। तो ये जो कण होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ग्रेनुल कहा जाता है। तो ग्रेनुल क्या है, फोटोस्फीयर की सतह पर असमान मोटाई के प्रकाशित छोटे छोटे क्षेत्र, असमान मोटाई के छोटे छोटे क्षेत्र है जो कि क्या है, प्रकाशित है ना, लाइटेड है ये मुख्य रूप से। और यही कण मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, ग्रेनुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये ग्रेनुल कहलाते हैं, ठीक है ना। ग्रेनुल, एक शब्द बहुत बार आपने सुना है कि सौर कलंक, सौर कलंक, है ना। ये तो अपनी छोटी क्लासों में भी आया है, छोटी क्लास में 6, 7, 8 की क्लास के अंदर अपन जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इस तरह का शब्द आता है कि सौर कलंक मुख्य रूप से क्या होता है। तो सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले काले और ठंडे धब्बे, काले और ठंडे धब्बे। अब सतह की बात आए तो मुख्य रूप से ये सतह कौन सी है, कहां पर ये होता है मुख्य रूप से, तो ये फोटोस्फीयर की सतह पर होता है। फोटोस्फीयर की सतह पर मुख्य रूप से ये काले धब्बे जो होते हैं, है ना, इस फोटोस्फीयर की सतह पर काले धब्बे जो पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से ऊष्मा नहीं देते, ऐसे काले धब्बे की संख्या यदि बढ़ जाती है तो अपन कह सकते हैं कि सूर्य के ऊपर सौर कलंक बढ़ गया है, और सौर कलंक के बढ़ने से हमें ऊर्जा कम प्राप्त होती है। और यदि ये फोटोस्फीयर के सतह के ऊपर यदि सौर कलंकों की मात्रा, जो सन स्पॉट्स है इसकी मात्रा यदि घट जाती है, तब हमें सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होता है। तो यही सौर कलंक है, सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले काले धब्बे। तमोड़ी आ गया, तमोड़ी। तो सौर कलंक के मुख्य रूप से क्या है, फोटोस्फीयर की सतह पर पाए जाने वाले काले धब्बे जो होते हैं, जिससे हमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसमें मतलब ये काले धब्बे जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, बहुत कम देते हैं, यानी ये ऊर्जा नहीं देती, इसके मतलब ये ठंडे धब्बे होते हैं, है ना। तो इनकी संख्या जब सूर्य की सतह पर बढ़ जाती है तो अपन कह सकते हैं कि सूर्य से ऊष्मा जो है वो कम प्राप्त होने वाली है। उसके बाद में अगला शब्द आता है फेकुला। और जो फेकुला मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसी फोटोस्फीयर का वह भाग जो कि प्रकाशित है, फोटोस्फीयर का वह भाग जो कि प्रकाशित है, क्योंकि बीच बीच में काले काले धब्बे मिलते हैं, बीच बीच में सौर कलंक मिलते हैं, तो उनको छोड़ दे और शेष भाग तो प्रकाशित ही है फोटोस्फीयर का। तो जो शेष भाग प्रकाशित है उसको मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, फेकुला कहा जाता है। तो गर्म व प्रकाशित भाग, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर सुविंदर सिंह ने, प्रोफेसर सुविंदर सिंह ने अपनी भौतिक भूगोल के माध्यम से ये काफी अधिक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, बहुत पढ़ता हूँ, और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, विभिन्न विद्वानों की किताबें पढ़ते हैं। अपन कोशिश करते हैं कि अपने के पास में जो शब्द भंडार है वो ज्यादा से ज्यादा हो और अधिक से अधिक शानदार क्लास आप तक पहुंचे, ताकि उसका फायदा हो।
तो सूर्य की सतह का गर्म व प्रकाशित भाग फेकुला कहलाता है। अभी मैं बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगली तो पार्ट आता है सूर्य की सतह का, वो आता है क्रोमोस्फियर। जैसे पहले आया कोर, फिर आया फोटोस्फीयर, फिर आया क्रोमोस्फियर, उसके बाद में कोरोना, 4 परत इसकी बताई जाती है। तो क्रोमोस्फियर की बात यदि अपन करेंगे तो सूर्य की सतह से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर फोटोस्फियर के चारों ओर की जलती गैसों की एक परत होती है, जिसे क्रोमोस्फियर कहा जाता है मुख्य रूप से। और ये इसमें आयन युक्त हाइड्रोजन और हीलियम एटम होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें एटम होते हैं किसके, हीलियम और हाइड्रोजन गैस के एटम होते हैं, जो कि आयन युक्त होते हैं, 9 और 9 है ना। तो आयन युक्त एटम यहाँ मिलते हैं आपको किसमें, क्रोमोस्फियर के अंदर, जो कि फोटोस्फियर के बाहर की परत होती है और लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर होती है। हालांकि ये सब अनुमान है, क्या है सारे, एक अनुमान के अनुसार, क्योंकि सूर्य के पास तब तक अपन पहुंचे नहीं है भाई। पृथ्वी जो है जिसका व्यास लगभग यदि अपन देखें तो कितना हो सकता है, 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। तो पृथ्वी केंद्र में भी अपन नहीं पहुंच पाए हैं, तो सूर्य की तो बहुत दूर की बात है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर औसत यदि अपन देखते हैं सूर्य है, अपने से दूर है, तो बहुत दूर की बात है ये तो वहां तो पहुंचना मुश्किल है। लेकिन सूर्य का व्यास अपन देखते हैं तो इसका व्यास भी तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है ना, 13,82,000 किलोमीटर के आसपास में इसका व्यास है। तो काफी ज्यादा व्यास इसका है, ये बहुत बड़ा माना जाता है। तो ये सारे क्या है मेरे दोस्तों, क्या है, अनुमान है। फिर भी जो चीजें अपने समक्ष विद्वानों ने लाके रखी है, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी फोटोस्फीयर का बाहरी सतह है, जो कि 10 लाख किलोमीटर के आसपास की जो दूरी वाला जो एरिया होता है, जो सर्किल होता है, उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन के आयन मिलते हैं, उसके एटम मिलते हैं, ठीक है ना। और ये भाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में आता है सबसे बाहर का भाग, कोरोना। काफी नाम सुना आपने कोरोना के संदर्भ में, तो खूब जाने पहचाने लगते हो मुझे लगता है। तो ये कोरोना, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को कोरोना कहा जाता है। तो ये सबसे बाहरी मंडल होता है। इस भाग में सबसे तप्त किंतु विरल गैसें पाई जाती है, यानी सबसे गर्म होता है। सबसे तप्त है लेकिन गैसें कैसी है, विरल है, यानी कमजोर, सघन नहीं है। विरल गैसें हैं, छितरी हुई गैसें यहाँ पे मिलती है, कमजोर गैसों का आवरण मिलता है। और इसका तापमान लगभग 10 लाख से 20 लाख केल्विन के डिग्री केल्विन के आसपास में माना जाता है। तापमान केल्विन, तो केल्विन में अपन देखते हैं तापमान की इकाइयां काफी ज्यादा होती है। एक तो सेल्सियस आपने देखा होगा, है ना, आपने सेंटीग्रेड देखा होगा, आपने फ़ारेनहाइट देखा होगा, और आपने केल्विन देखा होगा। ये सभी तापमान की इकाइयां होती है मुख्य रूप से। तो खूब सारी इकाइयां तापमान की होती है। तो यहाँ जो तापमान की इकाई है वो 10 लाख केल्विन से 20 लाख केल्विन के आसपास में किसका, कोरोना का टेम्परेचर होता है। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है। तो ये 4 पार्ट है, तो किसकी, सूर्य की सतह के या सूर्य की बनावट के, सूर्य की आंतरिक संरचना अपन कह सकते हैं। तो जैसे कि कोरोना देखा अपने, उसके अंदर का भाग फोटोस्फीयर देखा, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, है ना, और क्रोमोस्फीयर के बाहर वाला फोटोस्फीयर, फिर कोरोना और अंदर कोर, ठीक है। जैसे पृथ्वी में भी कोर देखा था अपन ने। उसके बाद में आई सौर पवन। अब ये बात बहुत बार अपन पढ़ते हैं कि सौर पवन होती क्या है साथियों। तो सौर पवन क्या है, मुख्य रूप से फोटोस्फीयर जो भाग है, उस फोटोस्फीयर से मुख्य रूप से एक ऊर्जा निकलती है, जो क्रोमोस्फीयर होते हुए कहां तक पहुंचती है। ये मान लिया इसका बाहरी भाग कोरोना है, तो कोरोना तक पहुंचती है ना, कोरोना। ये भाग फोटोस्फीयर, ठीक है, और ये भाग फोटोस्फीयर, ये क्रोमोस्फीयर, और ये भाग इसका केंद्र या कोर। अब यहां से जो ऊर्जा निकलती है वो कहां तक पहुंच रही है, कोरोना तक जा रही है। तो ये जो ऊर्जा मुख्य रूप से इसके चारों ओर जा रही है, इस भाग में जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है ये वाली, तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाती है, सौर पवन कहलाती। क्या कहलाती है, सौर पवन। तो यही सौर पवन मुख्य रूप से है। तो क्या है ये, फोटोस्फीयर से निकले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ना है इसमें ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर व कोरोना में प्रवाहित होती है, सौर पवन कहलाती है। ये इन आयनों की काफी तेज धाराएं होती है, जो मुख्य रूप से अपन वातावरण में बाहर की ओर आती है। तो काफी गैसों को ये शोक भी लेती है। हम पढ़ेंगे जो पार्थिव ग्रह ठोस क्यों हो गए, पढ़ा ना अपने कि पार्थिव ग्रह पृथ्वी जो है उसके समान सघन घनत्व वाले हैं, वायव्य नहीं है। बृहस्पति शनि अरुण वर्ण वायव्य ग्रह है, जो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जो पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर की जो कक्षा उसमें बाहरी ग्रह उनको कहा जाता है। तो वो अभी तक गैसीय क्यों है,
तो वही बात है, जो सूर्य के नजदीक ग्रह थे वहां से सौर पवन हाइड्रोजन, इस बात के अंदर मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है विभिन्न हाइड्रोजन हीलियम गैसेज के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो एटम मुख्य रूप से प्रवाहित होते हैं ऊर्जा के रूप में, तो उन्होंने क्या किया, वहां के जलवाष्प और हवाओं को सोख लिया। इसके कारण वो धीरे धीरे सघन होते चले गए, सिकुड़ते चले गए, इसलिए वो ठोस आकार में पृथ्वी के समान हो गए, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो यही सौर पवन है जो मुख्य रूप से कहां से आती है, कोर के बाहरी आवरण फोटोस्फीयर से आती है और क्रोमोस्फीयर और कोरोना वाले प्रदेश में ये संचरित होती है। अब ये देखो सूर्य का डायग्राम आपके समक्ष है, मैंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाने का प्रयास तो किया है, अब आपके समझ में कितना क्या आता है अभी देखते हैं। तो इसी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बाहरी भाग जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो भाग है, जो सबसे बाहरी भाग है, ये भाग यहां पे कोरोना कहलाता है। सबसे बाहरी भाग आपके समक्ष नजर आ रहा है, इसमें कलर थोड़ा सा और डार्क करेंगे ताकि दिखाई दे, है ना। ये भाग कोरोना कहलाता है। इसका मध्यवर्ती भाग है, सबसे पहले इसका आंतरिक भाग की अपन चर्चा करते हैं साथियों। तो ये आंतरिक भाग इसका है, हालांकि इसका व्यास जो सूर्य का है वो काफी बड़ा बताया जाता है, तो लगभग 13,82,000 किलोमीटर इसका व्यास माना गया है। पृथ्वी से तो यदि हम देखें, इसको देखें तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा माना गया है, 109 गुना बड़ा माना गया है, बहुत बड़ा माना गया है पृथ्वी से। तो यह 109 गुना बड़े आकार का पिंड है ना। गैसीय पिंड है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसकी होती है, तो यह हाइड्रोजन और हीलियम। अब आपने ये भी पढ़ा है कि जो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में प्रमुख गैसें कौन सी थी, तो प्रारंभिक अवस्था में जो प्रमुख गैसें थी वो हाइड्रोजन और हीलियम ही थी, है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से ये मुख्य रूप से बना हुआ है। तो इसका केंद्र जो है उसको कोर कहा जाता है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं, बाकी सब सारे अनुमान, बाकी जो चीजें हैं सब सारे अनुमान है। हमें इसके बारे में इतना ही पता है कि अपने पास जो ऊर्जा पहुंच रही है वो ऊर्जा है काफी तेज होती है, तब तो होती है, वो हाइड्रोजन हीलियम की रासायनिक अभिक्रिया के तहत उत्पन्न होती है, इतना अनुमान जरूर अपन ने लगा लिया। अब जो कोर है, उस कोर के बाहरी वाला जो भाग है उसको अपन कहते हैं कमोडी का प्रभाव हो गया ऐसा लग रहा है। तो ये वाला भाग जो है कोर में आंतरिक भाग है, उसके बाद में उससे के बाहर वाला जो भाग, कोर के ठीक बाहर वाला भाग, तो जिसको अपन इस कलर से मैंने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया, थोड़ा सा इसको डार्क करूँ क्या ताकि आपको दिखाई दे। ये जो नीले कलर में मैंने अभी कर दिया इसको, तो ये वाला जो कलर वाला जो क्षेत्र है, नीला कलर जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको, फोटोस्फीयर। इसका मतलब ये सेकंड लेयर है ना। प्रथम लेयर तो कोर हो गई, उसके अंदर से बाहर की ओर जाए, दूसरी लेयर इसमें कौन सी होगी, फोटोस्फीयर हो गई। फोटोस्फीयर के बारे में अपन ने पढ़ा है कि ये फोटोस्फीयर के ऊपर मुख्य रूप से बीच बीच में काले काले धब्बे मिलते हैं, है ना। ये काले धब्बे जो है कि सौर कलंक कहलाते हैं, है ना। और ये ठंडे व काले धब्बे है, ठंडे धब्बे, ये सौर कलंक है ना। तो जब सूर्य काफी अधिक मात्रा में सूर्य की सतह पर यदि फोटोस्फीयर पर ये काले धब्बों की मात्रा बढ़ जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि सूर्य जो है उससे कम ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये बदलती रहती है, कभी जो सौर कलंक वो बढ़ते रहते हैं, कभी घटते रहते हैं। तो इनकी संख्या, इनकी जो मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। इसके अंदर छोटे छोटे अणु आपको मिल दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले अणु जो बीच बीच में ये छोटे छोटे, मैंने ये अणु यहाँ पे ये बना रखे हैं, ये वाले अणु जगह जगह इस कलर में छोटे छोटे अणु बना रखे हैं। ये जो अणु आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे अणु जो है खुद प्रकाशमान है, ये काफी तपते अणु होते हैं जो कि काफी ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। तो ये जो अणु है इनको कहा जाता है ग्रेनुल। इन अणुओं को क्या कहते हैं अपन, ग्रेनुल के नाम से पुकारते हैं। तो फोटोस्फीयर ये परत, उसके अंदर काले धब्बे, सौर कलंक, उसमें छोटे छोटे ये अणु आपको दिखाई देते हैं जो कि स्वयं काफी प्रकाशमान होते हैं और काफी ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। इन अणुओं को क्या कहा जाता है, ग्रेनुल। ठीक है ना। अब इसमें जो फोटोस्फीयर का जो भाग है उसमें ग्रेनुल है जो प्रकाशित करता है इस प्रदेश को, और बीच बीच में काले धब्बे हैं। तो काले धब्बों को, सौर कलंक वाले प्रदेश को हटा करके शेष जो फोटोस्फीयर है, शेष फोटोस्फीयर है, उसका नाम भी तो है ना, तो उसका नाम है मुख्य रूप से फेकुला। क्या कहते हैं, जो प्रकाशित भाग होता है किसका, फोटोस्फीयर का, उसको फेकुला कहा जाता है। क्या कहते हैं, फेकुला कहा जाता है। समझ में आया हुआ। तो इसका प्रकाशित भाग क्या कहलाता है, फेकुला कहलाता है। उसके बाद में फोटोस्फीयर के बाहर ये दूसरी जो लेयर मिलती है आपको, उसको अपन नाम देते हैं क्रोमोस्फीयर। ये जो ब्लैक पट्टी आपको नजर आ रही है, ब्लैक पट्टी आपको नजर आ रही है, ये वाली पट्टी, इसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। इसमें विभिन्न
ताप की किरणें आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से धारा 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 के रूप में, ये छोटी छोटी किरणें आपको दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, ताप विकिरण। तो ये किरणें जो है आपको दिखाई दे रही है, ताप विकिरण दिखाई दे रही है। तो ये ताप विकिरण जो मुख्य रूप से है वो क्या है, ताप विकिरण। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर के बाद में क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको, क्रोमोस्फीयर वाला भाग है। तो क्रोमोस्फीयर लगभग कितना है, इस भाग में लगभग 10 लाख किलोमीटर के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, सूर्य की सतह से बाहर यदि अपन पहुंचते हैं तो 10 लाख किलोमीटर के आसपास वाले भाग को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारते हैं, क्रोमोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें 1 लाख नहीं 10 लाख किलोमीटर के आसपास का एरिया है जहां तक मुख्य रूप से विभिन्न ताप विकिरण चारों ओर संचरित होती है, तो उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। फिर क्रोमोस्फीयर के बाद में ये जो बाहरी आवरण आपको नजर आ रहा है अलग कलर के अंदर, है ना, तो ये भाग है उसको अपन बोलते हैं कोरोना। ये वाली परत, ये परत जो आपको नजर आ रही है, इस परत को चारों ओर जो आपको समक्ष सबसे बाहरी परत अपन कह सकते हैं सूर्य की, तो इसका नाम है कोरोना। इस कोरोना के बाहर यदि अपन बात करेंगे, इस कोरोना से विभिन्न प्रकार के अपन यदि देखेंगे तो यहीं से ऊर्जा जो है तापमान के रूप में, तप्त गैसों के रूप में यहाँ से ऊर्जा है बाहर की ओर निकलती है और अपने तक पहुंचती है ना, और वही सौर प्रकाश या सौर विकिरण या सूर्य तप है। समझिए मेरी बात को। तो ये सूर्य की आंतरिक संरचना है, इसका केंद्र कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और उसके बाद में कोरोना। और ये हाइड्रोजन और हीलियम की रासायनिक अभिक्रिया के तहत फोटोस्फीयर से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की विकिरणें निर्मुक्त होती है और वो हमारे तक पहुंचती है, वो ही सौर तप या सूर्य से प्राप्त होने वाली प्रमुख ऊर्जा है। ठीक है ना। किसी तरह का डाउट यदि होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम जरूर उसे आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश नहीं पूरा कंफर्म उसको डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है यानी भूआब है। कैसी है, जियोइड यानी भूआब आकृति पृथ्वी की है ना। इसका मतलब भूआब का मतलब होता है पृथ्वी जो है वो ध्रुवीय प्रदेश की ओर से दबी हुई है, भूमध्यरेखीय प्रदेश की ओर से उभरी हुई है। यहां तो 12,756 किलोमीटर इसका व्यास आता है और इधर वाला जो व्यास आता है ये वाला व्यास है 12,714 किलोमीटर माना जाता है। इसका मतलब इसके ध्रुव जो है वो यहां से तो पृथ्वी संकड़ी है और भूमध्यरेखीय प्रदेश से फैली हुई है ना। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसको लद्वक्ष गोलाब या भूआब कहा जाता है। लद्वक्ष गोलाब भी कहते हैं इसको या भूआब भी कहते हैं। ठीक है ना। तो लद्वक्ष गोलाब या भूआब आकृति इसको कहा जाता है। तो आप इसको मेमोराइज करें। जिस कारण सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है। अब यही कारण है कि पृथ्वी लद्वक्ष गोलाबी या भूआब आकृति, जियोइड आकृति इसकी शेप है। इस कारण इसके ऊपर जो सूर्य की किरणें आती है वो कई ऐसे भाग है जहां पे सीधी आती है, कई ऐसे भाग है जहां पे तिरछी आती है, कई ऐसे भाग है जहां पे मीडियम आती है, कम तिरछी आती है। तो ये इसके पृथ्वी के अक्ष से झुकाव है, उसके कक्ष से झुकाव है, इसका ऑर्बिट जो है उसके अंदर इसकी जो गति है, विभिन्न पहलुओं पर ये डिपेंड करता है। बारी बारी से प्रत्येक पहलू पर अपन चर्चा करें। इस कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम भाग को ही प्राप्त कर पाती है, क्योंकि सीधी यदि फ्लैट होती, सीधी किरणें आती तो बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती। लेकिन पृथ्वी जो है सूर्य के एक बॉल के आकार में होने के कारण सूर्य किरणें है इसके ऊपर बहुत कम टकराती है और उसके बाद में साइडों से जब किरणें है वो निकल जाती है, तो बहुत कम तापमान को यह प्राप्त करती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितना तापमान प्राप्त करती है, तो यह एक आंकड़ा है बहुत महत्वपूर्ण है कि 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक डाटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा भी है कह सकते हैं इसको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में अपने विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली है। तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप वो प्राप्त करती है। तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर सेमी प्रति मिनट। ठीक है। तो यह ऊर्जा प्राप्त करती है। उसके बाद में आता है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसके साथ साथ में भी उसमें जैसे चेंजेस आते हैं, जैसे दिन रात का बनना। पृथ्वी अपने कक्ष, दो तरह की गति पृथ्वी की है। पृथ्वी गति टॉपिक मैंने डाल भी रखा है, लेकिन आज और बता दें कि पृथ्वी की गति के कारण उसकी दो गतियां होती है, अपने अक्ष पर घूमती है, एक अपने कक्ष पर। एक तो परिक्रमण होता है जो अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, एक परिभ्रमण होता है जो अपने स्थान पर, मूल स्थान पर वो घूमती है।
दोनों स्थितियों के कारण पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं वो भिन्न भिन्न आते हैं। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, सूर्य के चारों ओर जो परिपथ के अंदर जो ऑर्बिट में पृथ्वी घूम रही होती है, उस कक्ष के अंदर पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण, जिसको वार्षिक गति कहा जाता है, तो पृथ्वी के ऊपर दो तरह की सिचुएशन आती है। एक बार ऐसा होता है कि पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के नजदीक से गुजरती है, और एक बार ऐसा होता है पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के दूर से गुजरती है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक से गुजरती है उसको उपसौर कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के दूर से गुजरती है उसको अपसौर कहा जाता है। ये कंडीशन कब कैसे बनती है देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं अपसौर की स्थिति, इसको एफेलियन कहा जाता है। एफेलियन या अपसौर की स्थिति क्या होती है? तो जब पृथ्वी अपनी कक्षा में परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करते हुए, परिक्रमण या सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती हुई सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति कब बनती है? ये 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है? 4। तो यह स्थिति मुख्य रूप से कब बनती है? 4 जुलाई को होती है, जिसमें सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? अपसौर के अंदर अधिकतम दूरी हो जाती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। मिस प्रिंट अवे कितनी हो जाती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो यह है अपसौर की स्थिति, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, तब इसको एफिलियन या अपसौर की स्थिति कहता है, कही जाती है। यह कब होती है? 4 जुलाई को होती है। दूसरी स्थिति होती है उपसौर की अवस्थिति, इसको पेरिलियन कहा जाता है। तो पेरिलियन मुख्य रूप से क्या है? तो पेरिलियन होता है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में परिक्रमण करती हुई सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, इस स्थिति को। तो क्या आ गया यहाँ पे? उपसौर के अंदर न्यूनतम दूरी। तो इस स्थिति को मुख्य रूप से अपन क्या बोलते हैं साथियों? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपसौर। समझ आ गया होगा। तो उपसौर अपसौर में यही डिफरेंस है। ये स्थिति कब बनती है? तो ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। कब बनती है? 3 जनवरी को, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, वो उल्टा लिख दिया ना, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। तो इसमें जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी रहती है उपसौर में 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, यानी न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, न्यूनतम। अब बात आ जाती है औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जो इसको 15 करोड़ कहा जाता है, लगभग 15 करोड़। तो 14 करोड़ 98 लाख 95,000 किलोमीटर, ये औसत दूरी मानी जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी जो मानी जाती है वो 14 करोड़ 95 लाख 95,000 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये औसत दूरी अपन देखेंगे कि इस समय जब यदि अधिकतम की बात करेंगे तो अपसौर आ जाएगा, जब न्यूनतम की बात करेंगे तो उपसौर आ जाएगा। औसत दूरी की बात करते हैं तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है, लेकिन आंकड़ा आता है कि 14 करोड़ 95 लाख 98,000 के आसपास में इस तरह का आंकड़ा है। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट इसका क्या होता है? 14 करोड़ 95 लाख 98,000 ऐसा होना चाहिए। 95 लाख 98,000 ऐसे, ठीक है ना? तो ये मान लेना इसमें। लाख 98,000, ठीक है। तो ये इसकी औसत दूरी मानी जाती है, एग्जैक्ट ये दूरी बात करेंगे। अब ये कंडीशन होती है अपसौर उपसौर की, अपने साथ में डायग्राम आपके सामने है। अब ये मान लेते हैं पृथ्वी अपनी और सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है अपनी, इसकी यह कक्षा है, ऑर्बिट है इसकी, और इस कक्षा में सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। मुख्य रूप से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सूर्य है ना, और यह भी पृथ्वी है। इसकी घूमती हुई पृथ्वी की एक स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति ये होती है। अब ये स्थिति जो बनती है, अब 3 जनवरी की अपन बात करते हैं। 3 जनवरी को ये स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट से गुजरती है। ये न्यूनतम दूरी रहती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उपसौर। उसके बाद में पृथ्वी घूमती हुई एक बार पृथ्वी यहां भी आती है ना, इस भाग में भी यहां भी पहुंचती है,
इसके बाद में यहाँ भी आती है, यहाँ तो सब चारों ओर घूमती हुई जब यहाँ आ जाती है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। कितनी दूरी है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर अधिकतम दूरी है। और इसको कहा जाता है, ये अपसोर कहा जाता है। ये कंडीशन कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है? 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को स्थिति। अब यहाँ एक देखने योग्य बात है कि क्या पृथ्वी पर सूर्य तब इस समय अधिक प्राप्त होता है, इस समय प्राप्त होता है। तो जब नजदीक होगी तभी तो प्राप्त होगा ना। तो ये अधिकतम तापमान इस समय प्राप्त होता है। अधिकतम तापमान 4 जुलाई को प्राप्त होता है, फिर 3 जनवरी को प्राप्त होता है अधिकतम तापमान हमारे पास। 3 जनवरी को अधिकतम तापमान हमें प्राप्त होता है पृथ्वी पर सूर्य का। अब सस्पेंस ये आता है कि उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी को भाई ठंड होती है, जनवरी का महीना तो काफी ठंडा होता है, आप कह रहे हो अधिकतम तापमान प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य वो सिचुएशन तो उत्तरी गोलार्ध के लिए है ना भाई, ठंडा प्रदेश तो है। दक्षिणी गोलार्ध में तो तापमान अधिक प्राप्त होता है। उस समय सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है ना। तो मकर रेखा सीधा चमक रहा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के नजदीक से गुजर रहा है, या पृथ्वी सूर्य के नजदीक की सतह से नजदीक से गुजर रही है। इस समय पृथ्वी जनवरी के महीने में अधिकतम तापमान प्राप्त करती है। विरोधाभास के मैंने बता दिया आपको। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, वहां तो जनवरी ठंडा महीना होता है। तो ये भी पृथ्वी की जो आभासी गति होती है सूर्य के चारों ऊपर नीचे होती है। एक समय वो कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, एक समय वो मकर रेखा पर सीधी चमकती है, 2 समय 21 जून और 23 सितंबर को वो भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। तो वो भी अपन देखेंगे। उसके बाद में आता है पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारक सूर्य की सतह पर ऐसे कौन से कारक है जो पृथ्वी सूर्य के पृथ्वी सतह पर सूर्य तप को अपन देखेंगे तो एक जगह तापमान कम होता है, एक जगह अधिक होता है, कहीं मध्यम होता है। ऐसा क्यों है? तो वो कारक है इसमें अपन देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तापमान क्यों है, इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो 5 यहाँ पे कारक मैंने लिखे हैं। एक तो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर यानी 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। किसके? अपने अक्ष पर। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, उसके कारण दिन रात की अवधि बनती है। जो भाग सूर्य के सम्मुख से गुजरता है वहां पे दिन होता है, जो पीछे रह जाता है वहां पे रात हो जाती है। रात छोटी बड़ी भी होती है, ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कैसे होती है। एक होता है सूर्य का नतिकोण। सूर्य के नतिकोण का मतलब नाती नहीं है, नतिकोण है ना, इसको नतिकोण पढ़ना। तो सूर्य का नतिकोण मुख्य रूप से क्या है? तो सूर्य पड़ने वाली जो किरणें हैं, सूर्य के जो किरणें हैं पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, तो सतह और किरण के बीच का जो कोण होता है वो नतिकोण कहलाता है। नतिकोण जितना कम होगा तापमान भी उतना ही कम होगा, नतिकोण जितना तेज होगा तापमान भी उतना तेज होगा। तीसरा है दिन की अवधि। तो दिन की अवधि अपन देखते हैं कि लंबी दिन की अवधि में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, छोटी दिन की अवधि होती है उसमें कम सूर्य तप प्राप्त होता है ना। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है ना। तो दिन की अवधि भी बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश तप्त है और उत्तरी ध्रुव है, वहां पे 6 महीने का दिन होता है, फिर भी वहां पे उतना तापमान नहीं होता। तो दिन की अवधि काम करती है, लेकिन अलग अलग प्रदेश के आधार के ऊपर है। क्योंकि ध्रुव में दिन की अवधि लंबी होती है, 6 घंटे का 6 महीने का दिन होते हुए भी तापमान उतना नहीं होता। इसके पीछे कारण है कि किरणों का नतिकोण, वहां किरणें तिरछी जाती है और यह पृथ्वी यहाँ किरणें सूर्य की तिरछी जा रही है, तो काफी बड़े प्रदेश को घेर रही है, बड़े प्रदेश को घेर रही है ना। और इस कारण से वहां पे तापमान जो है वो ज्यादा खर्च हो जाता है। भाई यहाँ से किरण जा रही है और पृथ्वी ये है, ये पृथ्वी तो यहाँ पहुंचे। अब यहाँ तो सीधी आ रही भूमध्य रेखा पर, यहाँ कितनी दूरी तय करती है, इतनी दूरी को घेरती है, तो इसका ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, बड़े वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, बड़े प्रदेश के संपर्क में आती है, तो बहुत अधिक मात्रा में यह तापमान खर्च हो जाता है। ठीक है। फिर वायुमंडल की पारदर्शिता, यह भी बड़ा रोल है। पृथ्वी पर सभी जगह वायुमंडल साफ नहीं है, कहीं अपन देखते हैं कि बादल अधिक मिलते हैं, कहीं जलवाष्प अधिक है, कहीं पे जलवाष्प की कमी है, कोई शुष्क प्रदेश है। तो अलग अलग प्रदेशों में वायुमंडल जो है उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी देखने को मिलती है, अलग अलग उसके गुण देखने को मिलते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला। और 5वां है स्थल विन्यास। स्थल विन्यास और वायुमंडल की पारदर्शिता कोई बड़ा फैक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्थल विन्यास जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसका जो दक्षिण मुखी ढाल होता है वहां पर सूर्य अधिक प्राप्त होता है दक्षिण भाग। तो दक्षिण मुखी ढाल जो होते हैं वहां पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, जो पीछे वाला ढाल होता है वहां पे सूर्य तप कम प्राप्त होता है। उत्तर मुखी ढाल जो होते हैं उसमें सूर्य तप कम प्राप्त होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में अपन जाएंगे तो इसकी स्थिति ठीक उलट जाएगी।
है ना, इसकी स्थिति उलट जाएगी, यानी वहां पे दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी ढाल ज्यादा गर्म होंगे और दक्षिण ढाल है वो कम गर्म मिलेंगे। तो ये भी किसी स्थल विन्यास की अपन बात कर सकते हैं। स्थल की प्रकृति भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो पथरीला है कि वो रेतीला है कि वो मरुस्थलीय है, वो मैदानी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर अदा करता है। तो ये ऐसे कारक है जो मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता है, उसको भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो भिन्नता है उसको दर्शाने वाले प्रमुख कारक कहे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यह है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जो भाग है उस पर भिन्नता के कारण, यानी तापमान वितरण जो है वो भिन्न भिन्न क्यों है, उसके प्रमुख कारक। ठीक, तो इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे कि ये कौन कौन से कारक है और ये भिन्नता है तो क्यों है, इसका क्या कारण है। तो इनकी सभी बिंदुओं की चर्चा विस्तार से भारी बार से अपन करेंगे। अगले कालांश में फिर मिलेंगे अगले कालांश में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, और अपना एप्लीकेशन है वो ज्वाइन कर लेंगे। यदि आपको ये नोट्स यदि चाहिए, आपको कोर्स चाहिए, बहुत ही मिनिमम रेट में यदि कोर्स चाहिए आपको, लेब असिस्टेंट का है, टेस्ट सीजी वगैरह चाहिए, तो आप हमारे सर्वा क्लास एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू साथियों।